Hello people, let's start the class. And about recap, I have already told you definitions of management by respective authors. I think I have given 7 definitions, and then characteristics, or you can say features or traits of management, and those were 9. So I don't think I need to remind you again. So let's start today's topic, that is management and its significance. Significance को अपन कह सकते हैं कि ये रोल होते हैं या इंपॉर्टेंस होते हैं. जैसे हमसे पूछा जाए कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आंसर क्या होगा, और फिर पूछा जाए इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और या पूछा जाए रोल ऑफ मैनेजमेंट, इन तीनों के जवाब सेम रहेंगे. इसलिए ये बात ध्यान रखना, क्योंकि कहीं जगह तुमसे ये कहा जाएगा सिग्निफिकेंस बोलो, कई जगह तुमसे पूछा जाएगा इंपॉर्टेंस बोलो, कई जगह पूछा जाएगा तुम्हें रोल बताओ. क्योंकि यहाँ है ना, अगर जैसे किताब में केवल सिग्निफिकेंस लिखा हुआ है और तुमसे ये पूछा जाए कि हाँ उसकी इंपॉर्टेंस बताओ, तो तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ हम तो हार गए, हमें समझ नहीं आ रही. अब देखते हैं इसमें जो मैंने पॉइंटर्स पॉइंट आउट किए हैं. इंपॉर्टेंट पहले ले रही हूँ ताकि वो बात के लिए आप लोगों को समझ पड़ सके कि हम क्या है. पहला है हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ये बात ध्यान रखना, हम जब भी रोल इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस देंगे ना, तो शुरुआत हम हेल्प्स जरूर हेल्प से करेंगे, ताकि हमारा जो आंसर है वो हमें ये पता चले कि हमें आंसर किस तरह से देना है. जैसे कुछ सवाल मैं आगे बताऊंगी, टू से भी कर सकते हैं अपन शुरुआत, लेकिन वो ये नहीं कर सकते. आगे चल के बताऊंगी किस तरह से होता है. तो देखते हैं हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट. मैं 2 क्लासेस ले चुकी, 2 क्लासेस मैंने इतना कहा है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या होते हैं. एक होता है प्रॉफिट, और मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कहता हो कि हाँ भाई हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, एक्सेप्ट एनपीओज. अब वो फिर से बात अकाउंट्स कैसे लेके बैठ गई. तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, ऐसा कहा जाता है. बाकी पैसा तो वो भी कमा ही रहे हैं. अब अपन को थोड़ा पता है एनपीओ में लग रहा है नहीं लग रहा. अब इसका देखते हैं. पहला हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट. हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं. एक तो हम देखते हैं हमारी इफिशिएंसी लेवल, ये इंक्रीज होना चाहिए. फिर जैसे हमारी इफिशिएंसी लेवल इंक्रीज हो जाएगी, हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा. प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई और हमारा कोस्ट, जो अपन एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, जिसको समझ नहीं आती ये चीज़ें, तो जो हमारा कोस्ट है वो कमाएगा. हमारा कोस्ट कमाया तो जाहिर सी बात है हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आएगा. ये हमारा मेन चीज़ है. अब हमारा प्रॉफिट आ गया है, तो ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है कि हाँ जैसे हमारी इफिशिएंसी लेवल बढ़ा देगा, प्रोडक्शन बढ़ा देगा, कॉस्ट कम कर देगा, हमारा प्रॉफिट अल्टीमेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा. अपन इसको है ना अपनी तरह से भी लिख सकते हो, क्योंकि है ना उन्हें क्या है अपनी सेल्स इंक्रीज करनी पड़ती है. अब वो किसी भी फील्ड में हो, उनका सेल्स इंक्रीज होना चाहिए, जिससे उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, उनकी गुडविल अच्छी होगी. अब इसका है ना एक मेन लाइन, वो लाइन जो हाँ ये कहा जा सकता है कि हाँ ज़रूर हमें ये वाला करना पड़ेगा, और वो लाइन बता रही हूँ जो तुम्हें आनी चाहिए. मैनेजमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन टू कन्वर्ट ह्यूमन एफर्ट्स इनटू बेटर रिजल्ट एंड वी कैन अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स इजीली. अगेन, management is the best option to convert human efforts into better result and we can achieve our objectives easily. तो ये ध्यान में रखने वाली बात है. ये जो है अपन को ब्लैक पेन से हाईलाइट करना है, जो अपन आंसर देंगे उसका, कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में मैंने वो चीज़ें बता दी कि एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉस्ट कम हो जाएगी और अल्टीमेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा हमारा. और इसी चीज़ को अपन क्या लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन टू कन्वर्ट ह्यूमन एफर्ट्स. मैंने कल बताया था ह्यूमन एक्टिविटी होती है ये मैनेजमेंट जो होता है, तो ह्यूमन एफर्ट्स इनटू बेटर रिजल्ट्स एंड वी कैन अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स इजीली. ठीक है. और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर है अपना हेल्प्स इन अचीविंग सोसाइटी. अब ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स और सोसाइटी सेम होते हैं. सोसाइटी में अपन अपनी तरह से देखते हैं, अपन सोसाइटी में रहते हैं. अब अपन को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, नोट आउट करते रहते हैं अपन को क्या चाहिए. अपन को लिविंग स्टैंडर्ड्स हाई चाहिए. हाई स्टैंडर्ड मतलब अपन लग्जरियस की कामना तो नहीं कर सकते भाई, कोई नहीं कर सकता. अपन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो भूल जाओ लग्जरियस की, लेकिन इतना तो चाहते हैं ना कि अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो करंट है, उससे थोड़ा सा बढ़े. ऐसा तो कोई नहीं चाहता कि भाई हमारा घटता जाए लिविंग स्टैंडर्ड. इस तरह से भी अपन को सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करने में हेल्प करती है मैनेजमेंट. क्योंकि अपन देखते हैं घर में मम्मी है ना, मतलब पापा से ऐसे रुपए लेती रहती है, चुरा के भी ले लेती है या एक्स्ट्रा भी ले लेती है. वो किस लिए लेती है, क्योंकि उन्हें घर मैनेज करना पड़ता है. क्यों मैनेज करना पड़ता है, ताकि जो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बढ़ा सके. जैसे एग्जांपल दूँ, जैसे मेरी बड़ी मम्मी है ना, अभी क्या हुआ, उसको आज भैया को पढ़ने के लिए ना क्या वो चाहिए था कूलर, क्योंकि गर्मियों का टाइम पे कूलर, इलेक्ट्रिक कूलर जो होते हैं ना आजकल वो डिमांड में चल रहे हैं, तो वो चाहिए था क्योंकि लाइट जाने की बहुत दिक्कत रहती है. उसके पेपर चल रहे थे, तो उसके पेपर को बचाने के लिए भी और उसको फिर बाद गर्मी ना लगे अकेला पड़ता था, तो इस वजह से उसको इलेक्ट्रिक कूलर. अब इलेक्ट्रिक कूलर कैसे आया, मम्मी ने खुद के पैसे जोड़े थे, तब मम्मी भैया के लिए कूलर लेके आई थी. तो वो कुछ नहीं था, तब वह कूलर लेके आई थी मम्मी, इलेक्ट्रिक कूलर. इस वजह से उसकी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया हमारा. तो ये एग्जांपल ध्यान रखना. मैं एग्जांपल भी घर से लेते थे तो तुम्हें ऐसे दिखते थे हाँ भाई घर से निकलते, ये तो हमें पता ही था. अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं. वेलफेयर जैसे एनपीओ की कोई स्कीम आई है, आपकी गवर्नमेंट अपन को स्कीम्स दे रही है, तो अपन उस स्कीम्स का भी बेनिफिट ले सकते हो. वो स्कीम सोशल बेनिफिट वाली ही होनी चाहिए, तभी वो अपन को सोशल वेलफेयर दे सकती है. तो सोशल वेलफेयर के बाद अब ये देख लो, आईफोन की ये कीमत हो रही है कि अपन को किडनी बेचनी पड़ रही है.
लेकिन बात वही है, एप्पल आईफोन इनके प्राइसेस ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये अपन को बहुत हाई क्वालिटी देते हैं, लेकिन भाई हम प्रोवाइड नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें, हम मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर हम अफोर्ड भी कर पा रहे हैं तो अपन पहले तो ये सोचेंगे कि अपन इतने रुपये में एक फ़ोन लेके आएँ जो पता नहीं कब बंद हो जाएगा, या फिर कुछ और चीज़ें देखें जो अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने में या फिर अपना कुछ और कहीं और उसको इन्वेस्ट करें। तो वो चीज़ देखते, तो अपन को चीज़ें क्या चाहिए, एक तो क्वालिटी भी बढ़िया चाहिए, क्योंकि अपन क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्वालिटी भी बढ़िया चाहिए और वहीं के वहीं प्रोडक्ट जो है वो चीप भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ऐसा तो रेयर चांसेस होता है कि जो क्वालिटी है वो बढ़िया है और चीप भी प्रोडक्ट है। अब वो डिपेंड करता है, अब किसी के लिए तो आईफोन भी चीप प्रोडक्ट ही है, अपने लिए नहीं है तो क्या है, किसी के लिए तो है ही। तो ये चीज़ अपना सोशल वेलफेयर या फिर सोशल ऑब्जेक्टिव्स होता है मैनेजमेंट के अंडर। नेक्स्ट है अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैंने पिछले बार भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर अपन है ना एक एम्प्लॉय अगर पर्सनल गोल पे ध्यान देता है ना तो वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को छोड़ देगा। और पर्सनल गोल का क्या होता है, मेरी जो जॉब है, अब वो जॉब भी उसको चाहिए तो जॉब भी सिक्योर चाहिए। सिक्योर भी कई तरह से होती है, जैसे परमानेंट है मेरी जॉब, परमानेंट है तो ठीक है। परमानेंट के अलावा मेरे पास यहाँ कंडीशंस भी बहुत अच्छी है, मतलब फैकल्टी बहुत बढ़िया है, टॉप क्लास की फैकल्टी हमारी, ये चीज़ सिक्योर में आती है हमारी। और फिर हम देखते हैं हमारे पास वर्किंग कंडीशन बढ़िया है। वर्किंग कंडीशन ये हमारा सराउंडिंग से मतलब होता है कि हाँ हमारे जो सराउंडिंग्स में ना वो लोग है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमारा सराउंडिंग में कि हम देखते हैं कि हाँ भाई ये तो पैसे ऐड रहा है, मतलब ये घपला कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है किसी चीज़ के अकाउंट्स को, वो सारी चीज़ें नहीं होती। और यही काम जब हम ऑडिट कर रहे होते हैं ना, सीए जो अपनी ऑडिट कर रहे होते हैं, तो वो ऑडिट करते टाइम भी यही देखते हैं, क्योंकि ना हम ये चीज़ देखते हैं जहाँ जो रहता है ना वो वैसा ही हो जाता है। ये बात हमें पता होगी, जैसे अपना अपन ये देखते हैं कि हमारे घर की स्थिति यही है, तो हमें ना अपने हिसाब से अपने आप को उसी सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। तो वो चीज़ होती है वर्किंग कंडीशन। अगर वर्किंग कंडीशन बढ़िया ना तो हम भी बढ़िया ही काम करेंगे। और वर्किंग कंडीशन जैसे वो तुम्हें पानी नहीं दे रहा, तुम्हें मतलब बेसिक नीड्स नहीं दे रहा, मतलब एक पब्लिक टॉयलेट नहीं दे रहा वो तुम्हें, और तुम्हें कह रहा है जाओ जाके बाहर कहीं जाओ या घर जाओ जाके, मतलब देख लो तुम्हारी वर्किंग कंडीशन, तो तुम्हारा मन भी नहीं करेगा कि मैं कोई काम करूँ क्या यहाँ। और जो काम करोगे ना वो तुम्हें पता तुम किस हिसाब से करोगे। फिर ये जो थे तीन, ये तो थे मेन, मतलब इनके बेसिस पे मैंने तुम्हें बता दिया। अब इन्हीं को थोड़ा सा एलोब्रेट करते हैं। अब 3 पॉइंटर्स दिए, खाली 3 पॉइंटर्स में तुम्हारा क्या होगा। अब 3 पॉइंटर्स के अंदर जैसे जैसे मैंने बताया थी ना चीज़ें, वैसी वैसी एक एक पॉइंट निकालते हैं। अगला पॉइंट है, देख लो यहाँ पे, मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स में यही बताया था, अपन को मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए मिनिमम कॉस्ट पे। अब सेम चीज़ जो ऊपर की थी वही नीचे करेंगे हम। हमारे ये काम कैसे हो सकता है जब अपन है ना रिसोर्सेज हैं। अब रिसोर्सेज कौन से होते हैं, 4M लेके चलते हैं अपन, कहीं पे भी आते हैं ना रिसोर्सेज तो अपन 4M लेते हैं। 4M कौन से होते हैं, मैन प्लस मशीन प्लस मनी प्लस मटीरियल। ये 4M लेके चलते हैं। जब अपन ये 4M को है ना मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ले लेते हैं ना इस चीज़ का, तब अपने पास है ना अपन जो वेस्टेज होता है किसी भी प्रोडक्शन को करने का, तो जो वेस्टेज होता है उसे अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट माने समाप्त कर सकते हैं उसकी संभावना को। उस वजह से क्या होता है, अपना जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है और प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और इसी को अपन जो है ना लिमिटेड रिसोर्स के साथ बेस्ट मैनर में करते हैं ना, तो अपना ये रहता है कि हाँ अपन काम अच्छा कर रहे हैं, अपने पास रिसोर्सेज और है, अपन प्रोडक्शन खूब बढ़ा सकते हैं। बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो होता है ना वो यहाँ माना जाता है। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब चलो कैसे निकालते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या होता है, सेम वही चीज़ होती है, बेस्ट वे में काम करना लिमिटेड या फिर कम रिसोर्सेज के साथ, वो होता है अपना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी से यहाँ क्या मतलब होता है, प्रोडक्टिविटी होती है एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, ये इसका मतलब होता है। अब इसको कैसे कर सकते हैं अपन है ना, रिसोर्सेज के साथ है ना, और जो एम्प्लॉयज़ है जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके बीच में है ना वो बनाते हैं कोऑर्डिनेशन, जिससे कि उनकी जो एबिलिटी है काम करने की वो इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि अपन उनको देखो सोशल वेलफेयर दे रहे थे, अपन उनको सोशल ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करा है, तो भाई उनके पास कुछ तो अवेलेबल होगी चीज़ें, इस वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देख लो तुम मैनेज अच्छा कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशनल गोल तुम्हारा अच्छा जा रहा है, तुम सोसाइटी के लिए सोच रहे हो, तुम्हारे एम्प्लॉयज तुमसे खुश हैं, तुम्हारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है कम कॉस्ट पे, ऑब्वियसली तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद तुम्हारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, मतलब तुम है ना जो पिछला काम था ना अमाउंट पिछले रॉ मटेरियल में ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिखा रहे हो अपनी, मतलब पहले तुम है ना रॉ मटेरियल 10 लेते थे ना तो प्रोडक्शन 12 करते थे, अब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, तो क्या होता है तुम 10 रॉ मटेरियल लेते हो ना तो अब तुम्हारा 14 प्रोडक्शन हो रहा है, धीरे धीरे करके तुम्हारा प्रोडक्शन 15 हो जाएगा। तो वो चीज़ जो होती है वो कहलाती है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। और जब अपन ये सारी चीज़ें कर लेते हैं ना तब ऑब्वियसली अपना एक्सपेंशन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की। क्यों? क्योंकि उनके पास बेटर रिसोर्सेज है, मैनेजमेंट बढ़िया हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, कंपटीशन जो है उससे सर्वाइव कर पा रहे हैं अपन, और उसके बाद प्रॉफिट जो है अपना बढ़ रहा है, प्रॉफिट से अपनी गुडविल भी बढ़ती है, और गुडविल की भी अमाउंट होती है, अकाउंट्स वालों को तो पता ही होगा, पढ़ा होगा तो जरूर पता होगा। नेक्स्ट है हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द सोसाइटी। अब अपन देख लो मैंने यहाँ तक जितना भी पहले बताया है, मैंने ये बताया पूरा कि अपन है ना एक्सपेंशन ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन की किस तरह हो रही है, क्योंकि अपने पास ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, सोसाइटी खुश है, एम्प्लॉयज़ खुश हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है कम कॉस्ट पे, उतनी ही कॉस्ट पे प्रोडक्शन बढ़ चुका है। हमारा जो अब ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सपेंड हो चुका है, ग्रोथ कर रहा है, मतलब जो ग्राफ ऐसा है वो ऐसे जा रहा है, कभी ऐसा 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 कुछ नहीं जा रहा है सीधा, तो एक्सपेंड कर रहा है अपना।
और जब वो बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली हम सोसाइटी में कंपटीशन के लिए तैयार हैं। तो हेल्प इन स्टेबलाइजिंग सोसाइटी। अब सोसाइटी में माने हम सर्वाइवल कर पा रहे हैं अपना, हमारी जो कंपनी है वो ठीक ठाक चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इतना करने के बाद है ना, एक पॉइंट और बता देती हूँ एक्स्ट्रा, मैंने लिखा नहीं है, तुम्हारे साथ लिखूंगी। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या चीज़ होती है? रिसोर्सेज मैंने बता दिया 4M होते तो बहुत है, लेकिन 4M है ना, इसलिए बता रही हूँ ताकि इजीली याद हो सकते हैं। बाद में तुम एक्सेट्रा लगा दो, क्या जा रहा है। तो देख लो, मैन जो हमारे पर्सनल एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं, मनी जो अपन इन्वेस्ट करते हैं, जिसके ऊपर अपन को क्या इंटरेस्ट मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है, रेंट मिल सकता है, या फिर किसी भी चीज़ का जो है वो मनी। अगला है मटीरियल। अब मटीरियल क्या होता है? रॉ मटीरियल, वो कच्चा माल जो अपन इनपुट करते हैं ना, किसी भी प्रोडक्शन के आउटपुट के लिए अपन को इनपुट डालना पड़ता है, तो जो इनपुट होता है ना वो मटीरियल कहलाता है। फिर मशीन। और गौरव, अगर तुम्हें मशीन भी नहीं पता ना, डूब जाओ, क्या कर रहे हो यहाँ। जो अपन इनपुट डालते हैं वो मशीनों से होकर गुजरता है, क्योंकि आजकल हैंडमेड की कोई कीमत नहीं है। कीमत क्या, बहुत महंगे आते हैं हैंडमेड, इसलिए सब मशीनी प्रोडक्ट्स चूज ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब अपन है ना, जब इन चारों चीज़ों का मैनेजमेंट बढ़िया कर लेते हैं ना, तब जाके वो अपना यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज माना जाता है। मतलब ये चारों चीज़ें प्लस मैनेजमेंट, उसे कहा जाता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो अब एक थोड़ा सा किस तरह से बताना है अब इन सारी चीज़ों को। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ब्लैक पेन का यूज़ ज़रूर करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं जैसे मैंने एक हेडिंग लिखा, फर्स्ट पॉइंटर लिख दिया, उसके बाद क्या तो अंडरलाइन करके ऐसे एरो मार दूंगी, नहीं तो ऐसे कर दूंगी, डिपेंड करता है तुम्हारी क्या मन में आ रही है। इसके बाद ये स्पेस खाली छोड़ दूंगी, यहाँ से शुरू करूँगी। शुरुआत कर दिया मैंने मैनेजमेंट जो भी है, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। इतना तो कोई नहीं लिखता होगा वैसे, फिर भी लिखते जाओ, अपन क्या जा रहा है। या उसके बाद है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये सारी की सारी लाइनें ब्लैक कर दी ना, खराब हो जाएगा काम। खाली ऐसे ध्यान रखना है कि हमें क्या तो एक पूरी लाइन, वो भी केवल मेन पॉइंटर्स वाली, या फिर बीच में कुछ हाईलाइट करना हो, या मिडल में या राइट में या लेफ्ट में कुछ करना हो हाईलाइट, तब ब्लैक पेन का यूज़। इतना देखने के बाद अपन ये और बता सकते हैं कि जैसे कभी कभार जैसे ये लाइनें नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, तो जैसे कुछ हेडिंग्स ऐसी होती थी जिसमें मेरे को अगर जवाब देना होता था ना, तो मैं ये करती थी कि ब्लैक पेन से मैं वो लिखूंगी या वो अंडरलाइन करूंगी जो ऑब्वियसली जवाब दे रही है सामने वाले का। जैसे मैं यहाँ से उठा लूँगी, यहाँ से मैंने मैनेजमेंट था तो यहाँ से मैंने उठाया मैनेजमेंट। और वैसे ये ध्यान रखना, यहाँ से जो सटक के तो जस्ट अराउंड द कॉर्नर, यहाँ पे जो हम लिखेंगे ना वर्ड, वो ब्लैक कभी मत करना। यहाँ तो मैंने लिखा है शुरुआत में मैनेजमेंट है, मेरे को कोई वर्ड ध्यान नहीं आया इसलिए मैंने लिखा है, लेकिन मिटा देती हूँ, क्या जाता है। ठीक है, यहाँ से जो मैं लिखूँगी, जैसे मैंने अब लिखूँगी मैनेजमेंट, उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया। ठीक है, अब मेरे को ब्लैक कलर, अब मेरे को ब्लैक चाहिए। ब्लैक में कैसे लिख सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ से जो भी पॉइंट उठाया ना, वहाँ से लिखना शुरू करूँगी। जैसे मैंने मैनेजमेंट यहाँ कहीं पे लिखते लिखते लिखते, ये पूरा लिखते लिखते, इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, लिखते 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 मैंने और ब्लैक हेडिंग कर दी, एज इट अकर्स, ये कंटिन्यूसली। तो मतलब मैंने जितना लिखा है ना, उसी में से मैंने पॉइंटर्स खुद ही बना लिए। जैसे मैंने लिखा था मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, तो मैंने लिखना शुरू किया, लिखते लिखते देखो मैंने एक मैनेजमेंट को ब्लैक लिख दिया, इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अपने आप में मैंने क्या किया, एक पैरा में से खुद ही सेंटेंस बना लिया, इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। क्यों है कंटिन्यूस प्रोसेस? क्योंकि वो कंटिन्यूसली होती है। तो इस तरह से भी जवाब दिया जा सकता है। अब डिपेंड करता है तुम्हारी सोचने की शक्ति पे, जो सबकी बकवास ही होती है। आई नो। तो ये देख चुके हैं अपन, और अब मैं देख रही हूँ अपनी ID rs517116@gmail.com। किसी को कोई दिक्कत हो तो इस ID पे मेरे को मैसेज कर सकता है। ओके, बैकबेंचर्स की जय हो।